नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग. My name is Jitendra Kumar. Today we will discuss about the an important topic of plant anatomy. मतलब आज हम प्लांट के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें हम मोस्टली पढ़ेंगे कि टिश्यू सिस्टम क्या है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे. सो वी विल डिस्कस ऑन द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. आज हम जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर चर्चा करें. उसके पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आवश्यक रूप से और लाइक कर दीजिएगा. चूँकि अब हम एनसीईआरटी की सीरीज में आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी के बारे में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब हम आसानी से अगर बाहर से किसी बड़े जीव को देखें तो उसके जो है समानताओं और असमानताओं या विभिन्नताओं के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं. बट बोथ इन केस ऑफ प्लांट में भी और एनिमल में भी. सिमिलरली वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर. और ऐसे ही अगर हम जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एंड एज वेल एज डिफरेंसेस. तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बाहर से लक्षणों को देखकर समानता और असमानताओं को पहचान सकते हैं, वैसे ही हमें इंटरनल स्टडी करने पर, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर भी समानताएं और असमानताएं पेड़ पौधों के अंदर दिखेंगी. ठीक है. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स. यह जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स. यह चैप्टर आप लोगों को किसी भी उच्च पादप के, मतलब जो उच्च पादपों के इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके कार्यों के बारे में, आंतरिक संरचना और उनके कार्यों के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे, बताएंगे. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी. मतलब किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है. ठीक, क्या कहलाता है? एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन. प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट. प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होती है वो बेसिक यूनिट के रूप में होती है. फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं हम उनको. ठीक है, बेसिक यूनिट के रूप में पाई जाती है. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज. कोशिकाएं जो है टिश्यू के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती है. एंड इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गेनाइजेशन. और उसके बाद जो मतलब टिश्यूज होते हैं वो मिल करके एक अंग बनाते हैं. और डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. और विभिन्न प्रकार के जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के विभिन्नताओं को दर्शाता है. विद इन द एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट. अगर हम एंजियोस्पर्म के केस में ही देखें तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट आर ऑल्सो सीन एनाटॉमिकली डिफरेंट. तो मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे, दोनों ही कैसे एनाटॉमिकली भिन्न दिखते हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं. तो जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में एनाटॉमिकली डिफरेंट दिखते हैं, वो इंटरनली डिफरेंट दिखते हैं, भिन्न भिन्नताएं दिखती हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट. जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या आंतरिक संरचना होती है वो जो है विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के प्रति अनुकूलन भी
प्रदर्शित करती है, शो करती है। द टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो टिश्यू सिस्टम में वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। मतलब हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों को विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के आधार पर जो है डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब हमको डिस्कस करना है ये कि कैसे जो ऊतक होते हैं वो अपनी लोकेशन या उपस्थिति के आधार पर प्लांट बॉडी में जो है वेरी करते हैं, विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। उनकी संरचना और कार्य भी जो है उनकी लोकेशन पर, उनकी जो मतलब जहाँ वो पाए जाते हैं उस पर निर्भर करेगा, हैबिटेट पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। मतलब कि तीन तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड द लोकेशन। मतलब जहाँ पर टिश्यू पाए जाते हैं उस लोकेशन के आधार पर और टिश्यू की संरचना के आधार पर 3 तरह के टिश्यू सिस्टम है। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और तीसरा है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये 3 टिश्यू सिस्टम जो है मोस्टली पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ये 3 टिश्यू सिस्टम मोस्टली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ाएं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। मतलब जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो प्लांट बॉडी के अंदर जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है, पूरे प्लांट बॉडी की बाहरी कवरिंग को बनाती है। और ये एपिडर्मल सेल एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडिज, ट्राइकोम, हेयर। और ये जो है कुछ एपिडर्मल सेल, बातरंध्र, स्टोमेटा और इसके अलावा एपिडर्मल अपेंडेज जैसे कि ट्राइकोम्स, रूट मतलब जो हेयर्स होते हैं उनसे बने होते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। मतलब प्राइमरी प्लांट बॉडी में अगर हम देखें तो एपिडर्मिस क्या है? सबसे बाहरी लेयर है और ये एलोंगेटेड कोशिकाओं की या लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, ठीक है, विच फॉर्म कंटिन्यूस लेयर। ये एक कंटिन्यूस लेयर बनाती है, ठीक। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, ये सिर्फ एक परत होती है, सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एपिडर्मल सेल जो होती है वो पेरेन्काइमेटस होती हैं जिनमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल से विभाजित रहता है। मतलब लाइनिंग होती है उसकी सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफ्टन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर। मतलब जो एपिडर्मिस की ऊपरी सतह होती है वो एक वैक्सी और मोटी लेयर से घिरी होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल का फॉर्मेशन एक प्रोसेस के तहत होता है जिसको क्यूटिकुलराइजेशन कहते हैं। क्यूटिकुलराइजेशन में क्या होता है कि एपिडर्मिस की अपर सतह पर, अपर सरफेस पर क्यूटिन लगातार डिपॉजिट होता है और जमते जमते वो एक थिक लेयर बना लेता है जो क्यूटिकल की लेयर कहलाती है। और ये क्यूटिकल की लेयर क्या करती है? क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। मतलब ये पानी के हानि को रोकती है, पौधे से वाटर ट्रांसपायरेशन की या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का काम करती है, ठीक है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। क्यूटिकल जड़ों में नहीं पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूटिकल जड़ों में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो क्यूटिकल जो होती है वो आपके जड़ों में
प्लांट्स के जड़ों में नहीं पाई जाती है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं लीफ के एपिडर्मिस पर, पत्तियों के एपिडर्मिस पर। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। और ये पत्तियों की एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। पत्तियों में दो तरह की एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस, एक अपर एपिडर्मिस। एक को अबैक्सियल सतह बोलते हैं, एक को एडैक्सियल सतह बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का काम क्या होता है? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया और गैसियस एक्सचेंज, गैसों के आदान प्रदान को रेगुलेट करता है। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 वीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। मतलब प्रत्येक स्टोमेटा जो है किसका बना होता है? 2 वीन के या सेम के आकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनको हम गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल जो है विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर, और इनके बीच में ये जो होता है ये स्टोमेटल पोर होता है। ठीक, स्टोमेटल पोर होता है। ये गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल होती है, और इनके बीच में ये स्टोमेटल पोर होता है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, इन द ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्ब वेल शेप्ड। मतलब घासों में अगर हम देखें तो जो गार्ड सेल या जो है गार्ड कोशिकाएं होती हैं वो डंबल के आकार की होती है। जनरली अधिकांश प्लांट में ये वीन शेप्ड होती है, लेकिन घासों में ये डंबल शेप्ड होती है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। मतलब अगर हम इसको बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो आउटर वॉल होगी, जो स्टोमेटल पोर से बाहर की तरफ की वॉल होगी, वो तो इसकी पतली होगी। ये वाली वॉल जो होगी, ये वॉल ये पतली होगी, थिन होगी। लेकिन जो आउटर वॉल होगी ये थिन होगी, ये वाली वॉल थिन होगी। और ये वाली जो इनर वॉल होगी, जो स्टोमेटल पोर के पास होगी, ये थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। ठीक है, आंतरिक जो होती है वो थिक होती है। अगर डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम है इसका। तो हम देखेंगे कि ये जो है ये गार्ड सेल है आपकी, ये गार्ड सेल है। ठीक, ये ग्रासेस में पाए जाते हैं गार्ड सेल, तो ये डंबल शेप के होते हैं। और ये कॉमनली पाए जाते हैं तो ये बीन शेप होते हैं। ये स्टोमेटल पोर होता है, स्टोमेटल पोर होता है ये। अब ये स्टोमेटल पोर के अंदर अगर हम देखें स्टोमेटल पोर की तरफ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाली, ये थिक है। कैसी है? थिक है। और ये जो बाहरी है ये थिन है। ये बाहरी जो लाइन है ये थिन है, थिन। तो आउटर लेयर जो होती है, जो अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर होती है, वो थिन होती है। और जो इनर लेयर होती है, ठीक है, जो टुवार्ड्स द स्टोमेटल पोर होती है, वो हाईली थिकेंड होती है, मोटी होती है। इसके अलावा द गार्ड सेल्स पसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब जो गार्ड सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, मतलब खुलने को और बंद होने को रेगुलेट करते हैं। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size are known as subsidiary cell। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है गार्ड सेल के चारों तरफ स्पेशल शेप बना लेती है, और उनको जो है हम सब्सिडरी सेल कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो उनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। ये आप लोगों को दिख रही होंगी, ये कोशिकाएं जो होती है गार्ड सेल के चारों ओर, ये सब्सिडरी सेल कहलाती है। ठीक, तो ये सब्सिडरी सेल्स होती है। स्टोमेटल अपरेचर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। मतलब कि जो स्टोमेटल अपरेचर है वो गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सेल्स ये सब मिल करके स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टोमेटा का अपरेटस बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये
अभी ERMS PGT का एग्ज़ाम आया था अभी 2023 का ERMS PGT था, ERMS PGT बायोलॉजी का। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आया था कि स्टोमेटल अपर्चर किन किन चीज़ों से, स्टोमेटल अपरेटस किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो स्टोमेटल जो अपरेटस है वो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सबस्टेरी सेल, इन तीनों के आपस में मिलने से बनता है। क्लियर क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। मतलब जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं उनमें बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब कि जो जड़ के अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और क्या है, एपिडर्मल सेल के लंबवत होने से बनते हैं, इलोंगेशन होते हैं, ठीक है। और ये पानी को और मिनरल्स को वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में मदद करते हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। मतलब अगर हम स्टेम में देखें, ये तो रूट की बात हो गई, अगर हम स्टेम में देखें तो स्टेम में यही एपिडर्मल हेयर्स जो है ट्राइकोम के नाम से जाने जाते हैं। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। मतलब कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो ट्राइकोम्स होते हैं वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट एंड स्टिफ। ये जो होते हैं ट्राइकोम्स, ये शाखित हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, और सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। दे मे इवन भी सिक्रीटरी। मतलब ये जो है श्रवण करने वाले भी हो सकते हैं, सिक्रीशन करने वाले भी हो सकते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। ये ट्राइकोम्स भी क्या करते हैं, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। मतलब ट्रांसपायरेशन या बाष्पोत्सर्जन के दौरान ये पानी की हानि को रोकते हैं। द गार्ड सेल। अब है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अभी हमने आप लोगों को बताया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यूज। मतलब या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मिस को छोड़ करके और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके जितने भी टिश्यू प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं। ग्राउंड टिश्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ग्राउंड टिश्यू को हम एक और नाम से जानते हैं। ग्राउंड टिश्यू को हम फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू को हम फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसमें 3 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। एनसीईआरटी को छोड़ करके जब मैं डिटेल्ड में इसके बारे में बताऊंगा तो इनके बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको दूंगा अपने नोट्स के माध्यम से, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी को समझने के लिए एनसीईआरटी को लो आप, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में समझो, इससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कॉर्टेक्स में पाई जाती है। इसके अलावा वो पेरिसाइकिल, पित्त और मेडुलरी रेज में भी पाई जाती है। इन द प्राइमरी स्टेम और रूट्स, मतलब जो प्राथमिक रूट होता है, प्राथमिक स्टेम होता है, उसके कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त और मेडुलरी रेज, इन सब के अंदर जो है पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है। इन द लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड कॉल्ड मेसोफिल। अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती है, जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक।
आगे बढ़े, द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, हमने आप लोगों को वेस्कुलर बंडल से संबंधित एक वीडियो पहले दिया है जिसमें वेस्कुलर बंडल के बारे में हमने आपको डिटेल्ड में बताया है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूं तो एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इसमें पूरा बताने का प्रयास करें। द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, द फ्लोएम एंड जाइलम। मतलब फ्लोएम और जाइलम मिलकर के वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। फ्लोएम और जाइलम आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। इन डाइकोटिलीडन्स स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। मतलब कि अगर हम देखें तो डाइकोट के स्टेम में कैम्बियम जो है फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाई जाती है। तो फ्लोएम के और जाइलम के बीच में जब कैम्बियम पाई जाती है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem tissue। मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब मतलब कैम्बियम पाया जाता है तो वो कैम्बियम उनके अंदर सेकेंडरी टिश्यू बनाने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी को डेवलप करता है, और वो सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए एबल होते हैं। तो इसलिए हम इनको ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब हम आप लोगों को ओपन वेस्कुलर बंडल का एक मतलब उदाहरण देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल है ये है, ये इसका डायग्राम है। अगर हम देखें तो ये जो कैम्बियम है ये कैम्बियम पाया जा रहा है इनके बीच में, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो इसको हम कहेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल। क्या कहेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। ठीक, क्लियर। इन द मोनोकोट या मोनोकोटिलेडन्स द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन द या प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो मोनोकोट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता है। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज। मतलब इसलिए क्या कर पाते हैं, सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना पाते हैं। दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। इसलिए हम इनको क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसलिए हम इनको क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। मतलब ये क्लोज वेस्कुलर बंडल का उदाहरण है, इसमें कोई कैम्बियम नहीं है, सिर्फ फ्लोएम है और जाइलम है। तो जब वेस्कुलर बंडल के अंदर, मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है तो वो सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए एबिलिटी नहीं रखता है। और जब एबिलिटी नहीं रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज वेस्कुलर बंडल। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in root। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें तो जब जाइलम और फ्लोएम किसी वेस्कुलर बंडल में अल्टरनेट मैनर में उसकी रेडियाई पर अरेंज होते हैं, जैसे कि इस वाले में आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये वाला डायग्राम। इसमें एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, फिर एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, फिर एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम। इस तरीके से अल्टरनेट क्रम में ये रेडियस पर, वेस्कुलर बंडल के रेडियस पर जो है क्या है, अरेंज है। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये मुख्यतः जो रूट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। ये हमने आपको वेस्कुलर बंडल का जो वीडियो बताया दिया था इसके पहले, उसमें डिटेल से बताया था। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो एनसीईआरटी के अलावा आप जो है हमारा वो वीडियो भी देखिए वेस्कुलर बंडल का, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड along the same radius of the vascular bundle। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम ज्वाइंटली सिचुएटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे हम वेस्कुलर बंडल को कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम और लीव्स। और ये वेस्कुलर बंडल जो है पत्तियों और तनों दोनों में कॉमनली
पाए जाते हैं। द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल usually have the phloem located only on the outer side of xylem. The conjoint vascular bundle usually have the phloem located only the outer side of xylem. मतलब कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल ही मात्र ऐसे वेस्कुलर बंडल हैं जिनमें फ्लोएम जाइलम के बाहर आउटर साइड पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम डाइकोट और मोनोकोट के एनाटॉमी की बात करें। ठीक, तो एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स प्लांट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of tissues organization of root, stem and leaf, it is convenient to study the transverse section of the mature zones of these organs. मतलब कि अगर हम लोगों को पूरी तरह से जड़, तना, पत्ती के इंटरनल टिश्यू स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो हमको इनके टीएस का अध्ययन करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन का अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम डाइकोट रूट की बात करें तो डाइकोट रूट में इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें सनफ्लावर की रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। इसमें इंटरनल टिश्यू कैसे होते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। मतलब इसके अंदर जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो एपिब्लेमा होती है। ठीक, मैनी ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। और इसमें से एपिब्लेमा की कई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बाहर आउटग्रोथ के रूप में या प्रोट्रूड के रूप में निकलती है और यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय रूट हेयर्स बनाती है। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे, देखो ये है, ये है, इसको हम एपिडर्मिस या एपिब्लेमा बोलते हैं। ये डायग्राम है, इसमें कई सारे इसके सेल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं? यूनिसेलुलर रूट हेयर बना रहे हैं। ठीक, तो ये क्लियर। अगर हम देखेंगे तो द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। मतलब इसका जो कॉर्टेक्स होता है डाइकोट की रूट का, तो वो उसका कॉर्टेक्स कई सारे लेयर से बना होता है और उसमें मोस्टली पेरेन्काइमा की सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? पेरेन्काइमा की सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। विद इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब उनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। देखो ये कॉर्टेक्स है पूरा, और इस कॉर्टेक्स की कोशिकाएं ही ये कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में ये वाइट सा जो दिख रहा है ये इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है। ठीक, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। मतलब कॉर्टेक्स की जो आंतरिक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे आंतरिक लेयर को एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है। इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब ये कंटिन्यूअस लेयर है, इसमें इसकी कोशिकाओं के बीच में कोई स्पेस नहीं है और ये कोशिकाएं जो है इसकी बैरल शेप्ड है। कैसी सेल्स है? बैरल शेप्ड सेल है। ठीक है, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material sovereign। तो मैं क्या कह रहा था कि टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strips। मतलब कि जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं उन पर एक लेयर, एक परत, मतलब एक पदार्थ है जो वाटर इम्परमिएबल और वैक्सी पदार्थ है जिसको हम सोवेरिन कहते हैं। वो इकट्ठा होता है और वो कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से कुछ बैंड बनाता है। ठीक, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रिफर्ड एज पेरिसाइकिल। मतलब एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? कुछ पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो कि पतली वॉल वाली होती है वो पेरिसाइकिल का फॉर्मेशन करती हैं, पेरिसाइकिल का निर्माण करती हैं। ठीक है, इनिशिएशन जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे पेरिसाइकिल ये है, तो ये पेरिसाइकिल का निर्माण करती है। इनिशिएशन ऑफ लेटेरल
roots and vascular cambium during the secondary growth take place in these cells. मतलब इनिशिएशन ऑफ लेटेरल रूट्स, जब साइड की जो जड़ें होती हैं जिनको हम लेटेरल रूट्स कहते हैं या रूट हेयर से बनती हैं, और वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, ये कब बनते हैं? ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, ठीक है। इन सेल में द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पियस द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। मतलब कि पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस, पिथ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पिथ बहुत छोटा होता है और कैसा होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू बनाता है। अगर हम देखेंगे तो ये जाइलम फ्लोएम के बीच में ये देखेंगे तो जाइलम फ्लोएम के बीच में पिथ जो है, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू, ये प्रोटोजाइलम है आपका और ये इसका मेटाजाइलम है मध्य। प्रोटोजाइलम क्या कहलाता है? जो मतलब एंडोडर्मिस के साइड हो, टुवार्ड्स द पेरिफेरी हो उसको प्रोटोजाइलम, टुवार्ड द सेंटर हो उसको मेटाजाइलम कहते हैं। क्लियर? दीज आर यूजुअली 2 or 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम फ्लोएम। मतलब 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस होते हैं जो बाद में कैम्बियम रिंग बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। मतलब जितने भी टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ होते हैं, चाहे तो वो पेरिसाइकिल हो, चाहे वेस्कुलर बंडल्स हो, चाहे पिथ हो, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकोट के रूट की। ये तो डाइकोट का रूट हो गया। मोनोकोट के रूट की अगर हम बात करें तो मोनोकोट के रूट में हम देखते हैं कि द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू डाइकोट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट्स। मतलब कई सारे लक्षणों में ये मोनोकोट की रूट जो है डाइकोट की रूट से समान होती है। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। डाइकोट की रूट में भी ये सब चीज़ें पाई जा रही थी, उसमें एपिडर्मिस पाई जा रही थी, कॉर्टेक्स पाया जाता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, ये सब पाया जा रहा था। तो मोनोकोट में भी ये पाया जा रहा एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स। ठीक है, मतलब देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकोट रूट। मतलब अगर हम देखेंगे तो डाइकोट की रूट के कंपैरिजन में देखें तो मोनोकोट के अंदर कुछ जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। मोस्टली इनमें 6 जाइलम बंडल पाए जाते हैं जिसको हम पॉलीआर्च बोलते हैं। ठीक है, पॉलीआर्च बोलते हैं। मोनोकोट के अंदर मुख्यतः 6 जाइलम बंडल पाए जाते हैं जिनको हम पॉलीआर्च बोलते हैं। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप, और इसका जो पिथ होता है वो कैसा होता है? लार्ज होता है और बहुत डेवलप होता है, विकसित होता है। ठीक है, मोनोकोटिलेडन्स रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकोट की जो जड़ें होती हैं वो किसी भी सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अब डाइकोट स्टेम की बात करें, डाइकोटिलेडन्स के स्टेम की बात करें तो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडन्स स्टेम सो द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। अगर हम किसी डाइकोट के स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे यंग स्टेम का, तो उसमें एपिडर्मिस जो होगी वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है एक कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इसके ऊपर एक क्यूटिकल की पतली परत पाई जाती है, जबकि रूट में कैसी पाई जा रही थी? मोटी क्यूटिकल। ठीक है, इट मे बी अ ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। स्टेम के अगर हम टीएस में देखेंगे तो स्टेम पर कुछ ट्राइकोम्स और स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक, द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। मतलब
कोशिकाएं बहुत सारी लेयर में अरेंज होती हैं एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, तो उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कॉर्टेक्स बनाती हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे, इसके अंदर ये मोनोकोट का ही डाइकोट का ही स्टेम है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो देख लीजिएगा कि ये एपिडर्मिस है आपकी, और ये ट्राइकोम्स वगैरह है, एपिडर्मल लेयर है, इसके बीच में ये जो है कॉर्टेक्स बन रहा है। ये कॉर्टेक्स बन रहा है। कॉर्टेक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। कॉर्टेक्स में 3 सब जोन होते हैं। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलिनकाइमेटस सेल्स। मतलब सबसे बाहरी जो जोन होता है कॉर्टेक्स का वो हाइपोडर्मिस कहलाता है, और ये कोलिनकाइमा सेल का बना होता है, ठीक है, और बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होता है। इसमें अगर हम डायग्राम में देखें तो ये कोलिनकाइमा का बना होता है, ये जो रेड रेड दिख रहा है ये इतना, ये कोलिनकाइमा का बना होता है, और ये जो है हाइपोडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोडर्मिस कहते हैं हम इसको, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्लियर? ठीक। आगे अगर हम देखें तो ये हाइपोडर्मिस कहलाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे हाइपोडर्मिस, ठीक है, कोलिनकाइमा सेल की बनी होती है। इसके अलावा ये कोलिनकाइमा की जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। जो यंग स्टेम होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, हाइपोडर्मिस या कोलिनकाइमेटस सेल की। कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। जो हाइपोडर्मिस है उसके नीचे कॉर्टिकल की लेयर पाई जाती है, और ये जो कॉर्टिकल की लेयर होती है ये थिन वॉल और गोल आकार की पेरेन्काइमा सेल से बनी होती है, जिनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, जिनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। जैसे हम लोग इसको देखेंगे डायग्राम को तो इसमें हमें बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये जो एरिया है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का एरिया है, ये ग्रीन एरिया ये। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसके कोशिकाओं के बीच बीच में देखो ये रेडिश सा जो स्पेस दिख रहा है वो इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक, पेरेन्काइमा की बनी होती है। द इनर मोस्ट लेयर the innermost layer of cortex is called endodermis। मतलब कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक सतह को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक सतह क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। अगर हम देखें तो एंडोडर्मिस इसमें ये है, ये यहाँ से जो बन रही है ये एंडोडर्मिस है। क्या है? एंडोडर्मिस है। कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक सतह एंडोडर्मिस कहलाती है। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड एज टू स्टार्च सीथ। और मतलब जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो उनमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, और ये इसको हम स्टार्च सीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च सीथ कहते हैं। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन दी इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल जो होती है वो एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पाई जाती है, एंड एबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। मतलब और फ्लोएम के ऊपर पाई जाती है, किसके फॉर्म में? स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस के, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा के फॉर्म में पाई जाती है। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल। मतलब जो वेस्कुलर बंडल है उनके बीच बीच में, ठीक है, कुछ लेयर्स रेडियली प्लेस्ड होती हैं, रेडियली पाई जाती हैं, जो पेरेन्काइमा की बनी होती हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। उसको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। अगर हम डायग्राम को देखेंगे इसको तो इसमें हम लोगों को पता चल जाएगा, मेडुलरी रेज भी पाई जाती है। ये देख लीजिए आप लोग, इसको देखेंगे तो ये जो बीच बीच में है इनको हम मेडुलरी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज।
medullary ridge. A large number of vascular bundles are arranged in ring. डाइकॉट के स्टेम में अगर हम देखें तो वेस्कुलर बंडल जो है वो रिंग में या उसमें एक कहते हैं चैनल में अरेंज होते हैं। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे तो ये रिंग में अरेंज होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा डायग्राम को, तो ये रिंग में वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक, बट कुछ मोनोकॉट में ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पड़े रहते हैं, मतलब बिखरे रहते हैं, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म को अभी बताते हैं थोड़ा सा। ठीक, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये इनका जो रिंग में ये वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, अरेंजमेंट इन अ रिंग द वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये डाइकॉट स्टेम का एक लाक्षणिक गुण है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम। एंडार्क प्रोटोजाइलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंडार्क प्रोटोजाइलम के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। वो वेस्कुलर बंडल जब आप लोगों ने पढ़े होंगे, पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एंडार्क प्रोटोजाइलम के बारे में पता चल जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड, मतलब इसका जो वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होगा, ओपन होगा, और एंडार्क प्रोटोजाइलम उसमें पाया जाएगा। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pith। मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में गोल पैरेन्काइमा की सेल जिनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो क्या बनाती है, वो पित्त का निर्माण करती है। ठीक, वो पित्त का निर्माण करती है। तो ये स्टेम हो गया। अब हम लीफ मोनोकोट के स्टेम की बात करें तो मोनोकोट के स्टेम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। मोनोकोट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, जबकि डाइकोट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस था वो काय का बना था, कोलेनकाइमा का। लेकिन मोनोकोट के जो हाइपोडर्मिस होगी वो स्क्लेरेन्काइमा की सेल की बनी होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाई स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीथ। मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे पड़े रहते हैं, और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल स्क्लेरेन्काइमा से बनी बंडल सीथ से घिरा रहता है। जबकि डाइकोट के अंदर जो बंडल सीथ थी जो बंडल सीथ थी वो काय की बनी थी, आप लोगों को अभी हमने बताया था। वो बंडल सीथ थी जो वो स्टार्च ग्रेन्स की बनी होती थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बंडल सीथ स्क्लेरेन्काइमेटा की बनी होती एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। और काय की बनी होती है, पैरेन्काइमा के ग्राउंड टिश्यू की बनी होती है। वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट क्लोज, वहाँ पर कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं डाइकोट्स के अंदर। मोनोकोट के स्टेम के अंदर कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। मतलब पेरीफेरी के चारों ओर पाए जाने वाले जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो छोटे होते हैं उन वेस्कुलर बंडल से जो मध्य में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। मतलब किनारों पर जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो छोटे होंगे, बीच में जो होंगे वो बड़े होंगे। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। इनमें वेस्कुलर बंडल के अंदर कुछ कैविटीज पाई जाती हैं जिनमें वाटर कंटेन होता है, वाटर भरा रहता है। ठीक, अब हम बात करें डॉर्सीवेंट्रल लीव्स या डाइकोट की लीव्स की। द वर्टिकल सेक्शंस ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीव्स थ्रू द लेमिना शो द थ्री मेन पार्ट्स नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर टिश्यू। मतलब अगर हम वीएस सेक्शन काटें, ठीक, कहाँ से, लेमिना का, तो हमें तीन स्पष्ट रीजन डाइकोट की लीफ में दिखते हैं। पहला रीजन है एंडोडर्मिस, दूसरा रीजन है मेसोफिल, और तीसरा रीजन है वेस्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर
एंड लोअर सरफेस। मतलब एपिडर्मिस जो है वो दोनों सरफेस को कवर करती है, ऊपर की सरफेस को जिसे हम अडेक्सियल सरफेस भी बोलते हैं या अडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, और नीचे की सरफेस को जिसको लोअर सरफेस या अबेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, दोनों को कवर करता है। ऑफ द लीफ हैज कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, और इस पर एक छोटी सी या पतली सी क्यूटिकल की लेयर भी होती है। ठीक, आगे आगे देखें तो अबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा। मतलब जो अपर सरफेस है, अबेक्सियल सरफेस है, जिसको हम अबेक्सियल सरफेस मतलब जो लोअर सरफेस है, जो लोअर सरफेस जिसको हम अबेक्सियल सरफेस कहते हैं या अबेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द अडेक्सियल एंडो एपिडर्मिस। मतलब उसमें अपर सरफेस से ज़्यादा स्टोमेटा लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। बाद में क्या होता है, यहाँ पर स्टोमेटा की कमी होने लगती है। मतलब द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले टिश्यू जो होते हैं उनको मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल विच पसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस को करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। ये जो मीजोफिल है वो पेरेन्काइमा की बनी होती है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इनमें 2 तरह की पेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो पेलिसेड पेरेन्काइमा कोशिका सेल्स और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। द अडेक्सियली प्लेस्ड पेलिसेड पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल। मतलब अडेक्सियली का मतलब हो गया कि अपर सरफेस पर पाए जाने वाली जो पेलिसेड है पेरेन्काइमा है वो इलोंगेटेड या लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। जैसे हम डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, तो देखो ऊपर की तरफ की जो अडेक्सियल एपिडर्मिस है, इसे अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं। इसके नीचे जो पेलिसेड मीजोफिल है वो लंबवत कोशिकाओं के बने होते हैं। किनके बने होते हैं? लंबवत कोशिकाओं के बने होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स के बने, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे होते हैं? वर्टिकली और पैरेलल एक दूसरे के अरेंज होते हैं। डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, देखो ये पैरेलल अरेंज है और वर्टिकली अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, क्लियर? The oval and round and loosely attached spongy parenchyma is situated below the palisade cells। मतलब जो गोल या अंडाकार और बहुत लूजली एक दूसरे से जुड़ी हुई स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है वो पेलिसेड सेल के नीचे पाया जाता है और कहाँ तक लगा होता है? लोअर एपिडर्मिस तक फैला रहता है। ये अगर हम देखेंगे इसमें तो ये है, ये ओवल शेप्ड या गोल आकार के पेलिसेड है, स्पॉन्जी मीजोफिल बोलते हैं इनको। ये जो है इनके बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस है, ईयर कैविटीज पाई जा रही हैं। तो ये देयर आर न्यूमेरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल। उनके बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस और कैविटीज पाई जाती हैं। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वेस्कुलर बंडल which can be seen in the veins and midribs। मतलब वेस्कुलर बंडल जो है वो वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर बंडल है और जिनको हम वेन्स और मिडरिब पर में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे ये, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल काय काय के बने होते हैं? वेस्कुलर बंडल, ठीक है, द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वेस्कुलर बंडल का साइज किस पे डिपेंड करता है? वेन्स के साइज पे डिपेंड करता है। वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोट लीव्स। मतलब जो वेन्स होती हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन
होता है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती पर जालिकावत जो वेन्स पाई जाती है उसको रेटिकुलेट वेनेस। तो ये वेरी करता है, इसकी मोटाई वेरी करती है डाइकोट लीव्स में। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। वेस्कुलर बंडल पर एक मोटी लेयर पाई जाती है जिसको हम बंडल शीथ कहते हैं। ये डायग्राम में आप लोगों को इसमें दिख भी रहा होगा, ये देख लीजिए आप लोग, बंडल शीथ, ये मोटी लेयर जो हरे कलर की है, ये बंडल शीथ है, ठीक है, ये बंडल शीथ है। तो ये बंडल शीथ, क्लियर। लुक एट फिगर 6.5, हमने बता दिया। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल। और जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम है वो कहाँ है, इसमें इसकी जाइलम जो है वो मेटाजाइलम पोजीशन में है, जाइलम अंदर की तरफ, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आइसोबाइलेटरल लीव्स, ये डॉर्सिवेंट्रल थी, अब आइसोबाइलेटरल लीव्स, ये मोनोकोट की लीव्स जिसको हम आइसोबाइलेटरल लीव्स भी बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीव्स भी कहते हैं। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीव्स इज सिमिलर टू दैट द डॉर्सिवेंट्रल लीव्स इन द मैनी वेज। मतलब बहुत सारे लक्षणों में ये डॉर्सिवेंट्रल लीव की तरह ही दिखती है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस इन एन isobilateral leaves. The stomata are present on both surface on the epidermis and mesophyll is not differentiate into the palisade spongy parenchyma. यहाँ पर क्या होता है कि मोनोकोट के आइसोबाइलेटरल लीव्स में बहुत सारे करेक्टर्स डिफरेंस दिखते हैं, जैसे कि ये स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस पर पाए तो जाते हैं एंडोडर्मिस की, लेकिन जो मीजोफिल होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, ना तो उसमें पेलिसेड मीजोफिल पाया जाता है, ना मतलब स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल में वो बटा नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। मतलब क्या होता है कि घासों में जो ऊपरी सतह होती है, अपर सरफेस होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, उसकी कोशिकाएं जो है वेन्स के साथ अपने आप को मॉडिफाई करती हैं और कलरलेस सेल में बदल जाती हैं। उनको हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स। डायग्राम दिखाएंगे इसका, ये है, ये बुलीफॉर्म सेल्स में बदल जाती हैं। क्या में बदल जाती है? बुलीफॉर्म सेल्स में, ठीक, उनको बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स in the leaves have absorbed water and are turgid, leaf surface is exposed। जब बुलीफॉर्म सेल्स पत्ती के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है और टर्जिड हो जाती है, सिलत हो जाती है, तो लीफ की सरफेस फट जाती है, एक्सपोज हो जाती है, हटने लगती है। व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, जब इनमें पानी की कमी होती है तब क्या होता है? दे मेक देमसेल्फ कर्ल इनवर्ड्स इन मिनिमाइज वाटर लॉस, इसलिए ये मुड़ जाती हैं जिससे कम से कम पानी का लॉस हो सके। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, इस तरीके का वेनेशन होता है ग्रासेस में और मोनोकोट्स की लीव में, इस तरीके की वेन्स पाई जाती है। तो ये पैरेलल वेनेशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको? वेस्कुलर बंडल के साइज को, ठीक। कहाँ पर? एक्सेप्ट इन मेन वेन्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, वहाँ पर ये करता है। अब हम समरी की बात करें तो समरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एनाटॉमिकली अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, मतलब पौधा जो है विभिन्न प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। द प्लांट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट के जो टिश्यू है वो उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, लेटेरल और इंटरकलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स स्टोरेज
transportation of water, minerals and photosynthesis and mechanical support are the main function of tissues. ये पूरे काम फूड को बना स्टोर करना, एसिमुलेट करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, फोटोसिंथेसिस में बनने वाले फूड मटेरियल्स का सपोर्ट ट्रांसफ़र और मैकेनिकल सपोर्ट, ये सब टिश्यूज़ के फंक्शन होते हैं। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, हमने बताइए आपको, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडिस। एपिडर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं वो 3 तरीके से बनते, 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं। एक तो एपिडर्मल सेल से, दूसरा स्टोमेटा या बातरंध, और तीसरा एपिडर्मल अपेंडिस जैसे ट्राइकोम्स है, रूट हेयर्स है, इनसे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है मेन बल्क होता है टिश्यू सिस्टम का, जिसमें 3 जोन होते हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ। ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम फ्लोएम से बना होता है और इसमें कैम्बियम के आधार पर ये जो है डिफरेंशिएट किया जा सकता है। द वेस्कुलर बंडल्स आर डिफरेंट टाइप, ये कई प्रकार के होते हैं, इनका हमने एक अलग से वीडियो दिया है आप लोगों को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है शेयर, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।